Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we're going to discuss about is related to polity. One candidate, multiple constituency. ये इससे रिलेटेड एक इशू को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को. तो क्या ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे सामने? तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे इसके, तो दैट गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं. एक पोलावरम प्रोजेक्ट है जिसको लेके उड़ीसा में कुछ कंसर्न्स चल रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इसका देखने को मिल रहा है. देन सेंट एना जो विंड है जो रॉकी माउंटेन्स के आसपास कैलिफोर्निया में फ्लो करती है, मतलब रॉकी माउंटेन से कैलिफोर्निया की तरफ फ्लो करती है, ये एक ड्राई एयर है. इसकी वजह से कैसे वाइल्ड फायर इंक्रीज हो रहे हैं आपके कैलिफोर्निया वाले पार्ट में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट ऑल्सो. थर्ड आर्टिकल आप रिलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, जलवाहक स्कीम. हियर वी वांट टू प्रमोट इनलैंड वाटरवेज, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मेजर स्टेप लिया है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. लास्ट में वी गोना टॉक अबाउट मालडोवा. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन गंगा के टाइम पे जो मालडोवा ने इंडिया की हेल्प की थी उसको काफी प्रेज किया. तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, ईस्ट और जो वेस्ट आपका यूरोप है उसके बीच में कहीं लोकेटेड है, तो वी गोना टॉक अबाउट दैट लोकेशन एज वेल. तो दीज आर दी आर्टिकल्स विच वी गोना डिस्कस इन डिटेल, बट डोंट मिस आउट एट द पीडीएफ बिकॉज ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगी. तो आपने करना कुछ नहीं है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड यहां से आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी रिवीजन और बेटर कर सकते हैं. आइए शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं सबसे पहले आज के पहले आर्टिकल के बारे में. द आर्टिकल टॉक्स अबाउट वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. देखिए, अगर आप इंडिया में देखें तो अभी रिसेंटली जो जनरल इलेक्शन हुए थे, इन जनरल इलेक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली, राहुल गांधी जी ने दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़े. अब जब इन्होंने दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़े तो एक सीट इनको विकेट करनी पड़ी. सिर्फ एक ही सीट पे एज एन एमपी ये रह सकते थे, तो जिसके बाद एक बाय इलेक्शन कंडक्ट किया गया यहां पर दूसरी सीट जो कि वायनाड की थी. अब इसी से रिलेटेड यहां पर हमारा पूरा मुद्दा है. अब मुद्दा क्यों है? देखिए, हम पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्रोग्राम को. मतलब पूरे देश भर में, चाहे जनरल इलेक्शंस की बात हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन की बात हो या पंचायत के इलेक्शंस हो, ये तीनों ही साइमल्टेनियसली कंडक्ट करने की बात चल रही है. अब इसमें सबसे बड़े जो अड़चन अड़ती है वो है कि भाई अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या कैंडिडेट्स को मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी? जैसे जब इंडिया का संविधान बना था और उसके बाद पहले इलेक्शन कंडक्ट किए गए, तो हमने इंट्रोड्यूस किया था उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. अब इसके अंदर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई लिमिट नहीं थी वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, मतलब कितनी ही 10 20 50 कितने से भी आप लड़ना चाहें आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. बट द थिंग इज 1996 में हमने इसे अमेंड किया एंड यहां पर अमेंडमेंट के साथ हमने सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पर अलाउ किया. जैसे 2014 के इलेक्शन में जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ा था. आपने जरा कमेंट सेक्शन में बताना है, एक गुजरात की थी और एक थी आपकी यूपी की, तो वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी थी? वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूं. अब देखो, इसके साथ साथ सेक्शन 70 ये कहता है कि भाई देखो, विनर जो है उसको एक सीट को छोड़ के बाकी जितनी आपकी सीट हो उसको वकेट करना पड़ेगा. एंड कई बार इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली बाय इलेक्शंस होते हैं एंड मोर ओवर यहां पर इलेक्शन प्रोसेस हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए इसमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस हुआ लगभग 6000 करोड़ के आसपास हुआ. एंड इन एडिशन टू दिस जो बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाए उसमें अगेन 130 करोड़ आपका एडिशनल खर्चा हुआ.
तो कहीं ना कहीं एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज समझिए कि क्या रीजन है, क्यों जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो बाय इलेक्शन के लिए जाते हैं। जैसे यू माइट बी अवेयर अबाउट अमेठी में लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस वाज नॉट श्योर अबाउट कि जो राहुल गांधी हैं शायद वो अमेठी से इलेक्शन जीत पाए, तो दैट्स व्हाई उन्होंने अमेठी और वायनाड दो जगह से इलेक्शन लड़ा ताकि एक बैकअप को वो इंश्योर कर सकें। तो यहां पर एक सेफ्टी मैकेनिज्म का काम करती है, ये एक बैकअप का काम करती है, जहां पर आप ये मान के चलें कि आप इंश्योर कर पाते हैं कि भाई लाइक आपकी प्रेजेंस जो है कंटिन्यूस रहे लेजिस्लेशन के अंदर। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर पार्टी की जो आउटरीच है उसको इनहैंस होता है। जैसे राहुल गांधी है, पहले यूपी से इलेक्शन लड़ते थे अमेठी से, फिर उसके बाद वायनाड गए, तो केरला में भी जैसे कांग्रेस की प्रेजेंस को वो बूस्ट करेंगे, तो दैट इज देयर। बट अगर आप ग्लोबली देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इस पूरे प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यूके ने 1983 में इस चीज को स्क्रैप कर दिया था, सिर्फ एक सीट से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक ही सीट से लड़ेंगे। देन यूरोप का एग्जांपल लीजिए सेकंड, वहां पर भी धीरे धीरे करके वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एलिमिनेट कर दिया गया। अब क्यों करना चाहिए इसको? एक तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल बर्डन है कि भाई इलेक्शन की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात यह आ जाती है कि भाई ये कहीं ना कहीं एक इलेक्टोरल एडवांटेज है। अब जैसे मैं रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता हूं, मान लीजिए मैं मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ा एंड मेरी एक सीट के ऊपर मैंने एक सीट विकेट करी, तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो इसका एडवांटेज ले जाएगी, बिकॉज उनके पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बेटर प्रैक्टिसेस वहां पर मौजूद होंगी एंड कहीं ना कहीं नेटवर्क होगा एंड कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके अगेंस्ट जाता है। तो दैट इज देयर कि भी अनफेयर इलेक्टोरल एडवांटेज रूलिंग पार्टी को मिलता है, बिकॉज ऑफ विच हमें इसे स्क्रैप कर देना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर जो ऑपोजिशन है उसके ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेन पैदा होता है, क्योंकि देखो अब रूलिंग पार्टी के पास आप ये मान के चलो पावर और पैसा दोनों की कमी नहीं है, एंड यहां पर ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट है उसे एडिशनल फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, एंड इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर लिमिट्स होती है पैसा खर्च करने की वो ब्रीच होती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके। भाई मैंने दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा, अब वोटर्स को मुझ पे ट्रस्ट था कि भाई मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, एंड बाद में मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दिया, तो द थिंग इज आई फील चीटेड। तो यहां पर आप ये मान के चलो एक कंफ्यूजन, एक एपैथी क्रिएट होती है। जैसे वायनाड के केस में 72% आपको वोटर टर्नआउट देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 73%, बट बाय इलेक्शन में ये डिक्रीज कर गया बाय 7%। तो दैट्स अ ह्यूज मार्जिन। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि भाई वोटर कहता है कि भाई क्या मजाक चल रहा है ये। देन लीडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स इससे ग्रो करते हैं, फैमिलीज वाले, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी सेंट्रलाइज हो जाती है, फैमिली बेस आपके इलेक्शंस रन होते हैं, एंड इसमें पॉलिटिकल आप ये कह सकते हो कि एक सेफ्टी का तो काम करता है, बट कहीं ना कहीं जो लोगों का ट्रस्ट है कि भाई ठीक है, लाइक एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिल पाता, वो कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेशन को डिल्यूट हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम यहां पर आपकी क्रिएट होती है। अब लास्ट में एक कंसर्न है लीगल कंसर्न। आर्टिकल 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब मुझे जब तक इंफॉर्मेशन मिले कि भाई एक पर्टिकुलर लीडर है, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ पार्टी से एक पर्सन है राजू, वो इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ एंड अब वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया। अब मुझे भरोसा था कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लीड करेगा। अब मैंने इन्फॉर्म चॉइस की कि भाई मेरे को ये लीडर चूज करना है, बट द थिंग इज मेरी इन्फॉर्म चॉइस अधूरी है जब तक मैं ये ना समझ सकूं कि भाई अगर दोनों सीट पे ये इलेक्शन जीतता है तो कौन सी सीट चूज करेगा, अदरवाइज मैं किसी और कैंडिडेट को यहां पर वोट करता। तो द थिंग इज यहां पर आपको यह समझना होगा कि भाई आर्टिकल 19 का भी सीधा सीधा ये वायलेशन है। तो कहते हैं अब रिफॉर्म की क्या जरूरत है? तो कहते हैं सबसे पहले तो आपको वन
कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, इसको पूरे इस सेक्शन को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वेरियस टाइम आपके इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा है, इवन लॉ कमीशन ने अपनी 2015 की 255 जो इसने रिपोर्ट दी थी उसमें भी इस चीज को हाईलाइट किया था दैट देयर शुड बी मैकेनिज्म फॉर दैट। अब यहां पर फाइनेंशियल पेनल्टीज आप लगाइए, जैसे जो विनिंग कैंडिडेट है सीट को अगर वेकेट करता है तो इंटायर इलेक्शन फंडिंग, जो इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो ये पर्सन बेयर करे, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। मोर ओवर कई बार ऐसा होता है कि भाई इलेक्शन कंडक्ट करने में एक साल लग जाता है, बाय इलेक्शन कंडक्ट करने में, तो यहां पर आप ये मान के चलो कि क्या एक साल तक उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहां पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि सेक्शन 151 में आपको बाय इलेक्शन में जो डिले है उस डिलेस को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करना होगा, इसको 6 महीने या उससे कम पे लेके आओ, एक साल तक का बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रन करने की जरूरत है, जहां पर आप ये इंश्योर करो कि भी जो लोग हैं वो ये रिफॉर्म मांगे कि भाई वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब तक अगर ये नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहेगी। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें सपोर्ट करना होगा, विदाउट उनके सपोर्ट के ये चीज हो पाना थोड़ा मुश्किल है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज पोलावरम प्रोजेक्ट। अभी बीजेटी ने, जो बीजेडी है उसने अपोज किया पोलावरम प्रोजेक्ट को, कहते कि भाई यहां पर आपका एक मलकांगरी, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, कहते इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। यहां पर आपके कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करेगा। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। गोदावरी रिवर के ऊपर एस्टैब्लिश होने वाले इस प्रोजेक्ट को आप ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में नया मोड़ तब आया जब 2014 में एक नई गवर्नमेंट आती है और इसे नेशनल प्रोजेक्ट बना के 100% सेंट्रल फंडिंग अप्रूव कर देती है। अब यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर, जिससे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आने वाले समय में फायदा होगा। बट इसमें एक कंसर्न भी है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये जो है एरिया, इसका कुछ सर्टेन पार्ट सबमर्ज होगा वाटर के अंडर, तो कहीं ना कहीं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन का नेगेटिव असर पड़ता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो वो एक कंसर्न यहां पर आपको देखने को मिलता है। बट कंसर्न और भी बहुत से हैं जिससे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो एक साइड रोल का एक छोटा सा आपका कंसर्न है, बट कंसर्न सबसे पहले आप ये मान के चलें कि कुछ पार्ट जो सबमर्ज होगा, अब इस पार्ट के सबमर्जन से एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, खासकर जो कोंडा रेडी या कोया जो ट्राइब है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन जिसका लाइवलीहुड टोटली डिपेंड करता है फॉरेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा उन्हें कैसे इस इंपैक्ट को मिनिमाइज करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स से कि इफ आई एम टोटली रिलायंट ऑन द फॉरेस्ट एरिया, नाउ द थिंग इज when I will be moved away, when I will be displaced from my जो मेरा एरिया है वहां से मेरे को डिस्प्लेस किया जाएगा, in that case there will be a huge problem for me because I don't have another set of skill जिससे मैं नॉर्मल सोसाइटी में जाके अपनी लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकूं। मोस्टली मैं किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे डे वेजर का काम करूंगा और वहां पर इनकम बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब इंश्योर कर पाऊंगा अपनी फैमिली के लिए। तो द थिंग इज, पहले मैं फॉरेस्ट से फ्री में चीजें लेता था, अब मुझे पैसों में चीजें लेनी है, मेरे को काम करना पड़ेगा, वो काम जिसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो द थिंग इज, नॉट जस्ट द लाइवलीहुड बट द इंटायर फैमिली कैन बी थ्रोन इनटू पॉवर्टी। भाई सीधा सीधा पॉवर्टी में जा सकते हैं, बिकॉज अगर पैसा मतलब पैसा नहीं ठीक से कमा पाया तो जाएगी ही। पहला कंसर्न, मतलब इसी चीज से पहला कंसर्न जो आ रहा है। सेकंड, कहते कि भी देखो कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं कंडक्ट होती। हम हमेशा बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की, बट यहां पर जो एजेंसी है सेंट्रल वाटर कमीशन, इन्होंने प्रॉपर आपका बैक वाटर स्टडी कंडक्ट नहीं किया और इससे फ्लडिंग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ेगा, वी हैव नेवर कंक्लूडेड दैट।
That's also again a big problem because we are claiming that we gonna reduce the flooding we gonna reduce, but eventually what amount of impact it gonna create, because sedimentation होगा जिससे आपकी जो कैनल्स हैं या रिजर्वायर है वो फ्रिक्वेंटली ओवरफ्लो भी कर सकती हैं, एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट पे, पीपल पे, दैट वी हैवंट अंडरस्टूड। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब तीसरी प्रॉब्लम इकोसिस्टम का डिस्रप्शन, जहां पर अगर आप देखें पापीकोंडा नेशनल पार्क के आसपास आपको बहुत सारी एंडेमिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव असर सीधा सीधा डालेगा। मतलब फोर्थ इंपैक्ट इफ वी टॉक अबाउट, देखो मैंने कहा पापीकोंडा का कुछ एरिया सबमर्ज होगा वाटर के अंडर। द फर्स्ट प्रॉब्लम, सबमर्जेंस के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा जिससे मीथेन प्रोड्यूस होगा। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरी प्रॉब्लम, देखो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि आप जो कार्बन सिंक है उसको ही रिड्यूस कर रहे हैं। तो द थिंग इज यहां पर आपको जो फॉरेस्ट लॉस है उसका भी एक मेजर इंपैक्ट ना केवल बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिलेगा, क्लाइमेट पे भी देखने को मिलेगा। आपका क्लाइमेट सिंक भी, कार्बन सिंक भी रिड्यूस होगा। तो वो प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं हमें सोचनी चाहिए थी, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत थी। लास्ट में प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को भी यहां पर देखना चाहिए कि भाई इसके क्या पोटेंशियल इंपैक्ट है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हमने अवॉइड किया है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? तो कहते हैं आंध्र प्रदेश के फ्रंट पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बैक वाटर स्टडी की जरूरत है, ताकि इसका क्या इंपैक्ट होगा बैक वाटर पे, यानी पिछले वाली जो स्टेट्स है जैसे उड़ीसा हो गया, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा, इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करना होगा, दोज हु आर डिस्प्लेस्ड अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो उसको कैसे हम कंपनसेट करें, कैसे रीसेटलमेंट के ऊपर फोकस करें, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट डिजाइन्स और प्रॉपर अप्रूवल्स अगर आए तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक का गुस्सा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, एंड मोर ओवर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन स्टेट्स के ऊपर उसको भी हमें देखने की यहां पर जरूरत है। अब सेंटर को यहां पर इक्विटेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक न्यूट्रल होकर मीडिएशन करनी चाहिए, एंड प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। मींस वी शुड फोकस अपॉन हाउ वी कैन डिल्यूट द एंटायर, जो ये बीजेडी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लाइक आप कह सकते कंसर्न्स हैं, उन कंसर्न्स को इफेक्टिवली एड्रेस करने की जरूरत है। इन एडिशन टू दिस, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑल्सो गोना फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लाइवलीहुड की हो, रीसेटलमेंट की हो। तो एक इंक्लूसिव प्रॉपर्टी मतलब पॉलिसी इनके ट्राइबल राइट्स को इंश्योर करने के लिए वी हैव टू फोकस अपॉन। In addition to this, we have to ensure a proper mechanism through which we gonna implement the resettlement. अगर ये चीजें हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपका देखने को मिल सकता है। Now let's come to the next part, the role of Santa Ana wind climate change in driving wildfires. तो देखिए अगर आपको पता हो, ये जैसे थोड़ा मैप तो मेरा ऐसा सही है, यहां पर आपकी रॉकी माउंटेन्स है। रॉकी माउंटेन्स ड्यूरिंग विंटर टाइम ये ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, तो एक हाई प्रेशर यहां पर क्रिएट होता है, और इस हाई प्रेशर से नीचे जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है यहां पर विंड आती है। अब ये विंड आती है जो ये एकदम से कंप्रेस होती है एंड ये हीटअप होती है और बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। मतलब यू कैन से ऑलमोस्ट द मॉइस्चर लेवल इन द विंड डिक्लाइंस बाय लाइक हाफ, लाइक आप ये कह सकते हो कि वो 20 या 10% के आसपास पहुंच जाएगी। अब जब ड्राई विंड है और बहुत ज्यादा कंप्रेस हुई है तो ये क्या करती है, वेजिटेशन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है, एंड इससे जो आग लगने की प्रोबेबिलिटी है इन वेजिटेशन में वो इंक्रीज होती है। तो ऐसा ही आपको सिनेरियो देखने को मिला ग्रेट बेसिन में, जहां पर रॉकी माउंटेन्स और सीरी नेवाडा जो एरिया है यहां से जो हवा फ्लो करती है टुवर्ड्स कैलिफोर्निया, इसे कहा जाता है सेंट एना। ये हाई प्रेशर वाले एरिया यानी ग्रेट बेसिन से टुवर्ड्स आपका नीचे की तरफ डाउनहिल आती है, एंड जैसे ही ये आती है, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर डिक्लाइंस,
बट विद डिक्रीज इन हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये एयर कंप्रेस होके गर्म होके ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट वेजिटेशन में कम हो जाता है। एंड अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप ये मान के चलो कि ये अपने पीक पे है। अब ऐसे केस में आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी इस एरिया में वो इंक्रीज होती है। बट अभी रीसेंट टाइम में अगर आप देखें, जैसे 2020 की बात करें तो 5 बार यहां पर आग लगी, एंड अभी 2024 तक लगभग 10 ऐसे केसेस आपको देखने को मिले हैं पिछले 10 सालों में। तो कहा जाता है कि भाई ये जो केसेस हैं ये क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, बिकॉज क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड जिसकी वजह से स्नो जो है आपकी मेल्ट तेजी से हो रही है, एंड ये ज्यादा लंबा एक ड्राई सीजन लेके आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो कैलिफोर्निया के जो वाइल्ड फायर है वो और ज्यादा वाइल्ड होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते जा रहे हैं। तो कहते हैं यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल रही है। अब यहां पर वाइल्ड फायर, क्योंकि इसके मेजर रीजंस अगर आपसे पूछ रहे तो क्या यहां पर देखने को मिल रहे, तो सेंट एना विंड जो कि ड्राई हॉट एंड स्ट्रांग विंड है, इसकी वजह से, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, मेजर पॉइंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड ह्यूमन एमिशंस की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस आ रही है उसकी वजह से टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. Might be a possibility UPSC can ask you Saint Anna wind was in news. It is related to which area? तो याद रखना कैलिफोर्निया वाले एरिया में, कहां पर, यूएस में, एंड व्हाट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस तरह के विंड है, वो चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। वहां पर लिखा हो कोल्ड विंड है, नहीं थोड़ी वार्म है। क्या यहां पर मॉइस्चर हाई होता है, नहीं मॉइस्चर बहुत लो होता है। तो ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। देन नेक्स्ट, जलवाहक स्कीम। अब देखो इंडियन वाटरवेज को वी वांट टू प्रमोट बिकॉज इट्स इकोलॉजिकल फ्रेंडली। जनरली अगर आप लोड ट्रक में डाल के लेके जाएंगे, थोड़ा लोड आएगा और मल्टीपल ट्रक्स लगेंगे, जिससे कार्बन एमिशन इंक्रीज होता है। अब इफ वी यूज इनलैंड वाटरवे, इससे बेनिफिट ये होता है दैट वी विल बी एबल टू शिप अ लॉट ऑफ कार्गो with least amount of money to be spent। तो इस वजह से अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जलवाहक स्कीम, जो कि नेशनल वाटरवे का ही आपका पार्ट बनेगा। इसमें वी आर फोकसिंग अपॉन नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा रिवर पे, यहां पर आप कोलकाता से लेके पटना तक जाएंगे। यहां पर नेशनल वाटरवे 2 जहां पर आप कोलकाता से लेके असम तक पहुंचेंगे। देन ये नेशनल वाटरवे 16 बराक रिवर को लेके आएगा, मतलब कनेक्ट करेगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे इसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लेट्स से यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज ऑन योर कार्गो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर मैं 35% फ्लैट 35% का आई एम गिविंग यू दी रिम्बर्समेंट, मतलब डिस्काउंट एक तरह से। अब कार्गो को टाइमली पहुंचाने के लिए वी हैव अ फिक्स शेड्यूल, जिसको चेंज फ्रिक्वेंटली तो नहीं किया जाएगा। नाउ हु गोना इंप्लीमेंट दिस, तो इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, ये आपकी एक पब्लिक आप कह सकते हो पीएसयू है, जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंडर वर्क करती है। ये वेसल ऑपरेट करेगी। ये स्कीम पूरे 3 साल के लिए आप ऑपरेट करेंगे एंड मेजरली बल्क कार्गो के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जैसे सीमेंट, कोल, जिप्सम एंड other things. Then in addition to this, what are the objective? तो पहली चीज देखो, इंडिया के रोड्स बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम जो आपका कार्गो है वो ट्रक्स के थ्रू ट्रेवल करता है। ना केवल ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करता है, बट ऑल्सो इट इंक्रीजेस दी ओवरऑल कंजेशन ऑन द रोड्स। ट्रैफिक इंक्रीज करता है, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स के लिए भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कंजेशन को रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं रेलवेज और रोड्स पे। मोर ओवर ये क्योंकि सस्ता पड़ेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑल्टरनेटिव भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि भाई देखो, बहुत ज्यादा एम नहीं कर रहे हैं, बाय 2027 वी वांट कि भाई 17% हमारा करंट कार्गो इससे मूव करने लग जाए एंड वी आर विलिंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक कि 100 करोड़ रुपीज 2027 तक, ऑलमोस्ट 100 करोड़ हम स्पेंड करेंगे। अब इससे ब्लू इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही होगा, बट उसके अलावा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को भी हम
कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। लाइक कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा, इससे ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा हमें। तो ये चीज है। एंड इवन इंडिया की अगर बात की जाए, कार्गो शिपिंग में सबसे ज्यादा डिलेज होते हैं इंडिया में, एंड बिकॉज ऑफ विच a lot of time our competitiveness in the international market is compromised. So that's why we want to reduce that delays in the cargoes so that we can become more competitive in the international market and we can increase our export. So with that objective also we are focusing upon this. Now हम total हमारे पास navigable जो length है that is somewhere around 20,000. इसमें से रिवर्स की 17,000 एंड 2,000 समवेयर अराउंड कैनल्स की है। तो हम जैसे यूएस, यूरोपियन कंट्रीज और चाइना ने जिस तरह से इसको यूज किया है, वी वांट टू डू द सेम। ये एक तरह का सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है हमारा एनर्जी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली लाइक इनलैंड वाटरवेज। तो कहा जाता है कि भाई देखो आज की डेट में इस कार्गो शिपिंग में ऑलमोस्ट 700% ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। एंड अभी अगर बात करें 2030 तक ये 200 मिलियन डॉलर की आपकी लाइक आप कह सकते हो वैल्यूएशन रहेगी, एंड 2047 तक ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल। तो अभी सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इनलैंड वाटरवेज बट वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो द problem is we have a limited infrastructure like terminals, we talk about dredging, we do not have that kind of like technology right now in India. तो कहीं ना कहीं वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Then last mile connectivity is also a problem because right now let's say कि कोलकाता से पटना तक सामान पहुंचाती है। अब आगे की कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बेटर रेल नेटवर्क्स, सो दैट वी हैव टू इंश्योर कि भाई एक जगह पे ही सारी कनेक्टिविटी वहां पर मिल सके। देन इट विल बी अ सीजनल नेविगेशन बिकॉज नॉट ऑल द टाइम यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइक आप ये कह सकते हो वाटर अवेलेबल इन दी रिवर बॉडीज, कि भाई रिवर बॉडीज में हर टाइम इतना ज्यादा पानी नहीं होगा कि आप हर टाइम शिप्स वहां पर या कार्गो शिप्स वहां पर रन कर सको। द प्रॉब्लम मीन्स जब विंटर का टाइम आता है हमारे यहां पर रिवर्स में पानी कम हो जाता है, तो वी हैव टू इंश्योर कि भाई उसका कोई सोल्यूशन निकाल के चले, जो सीजनल फ्लक्चुएशन है इसको हम रिड्यूस कर सके। जैसे मिनिमम पानी आपको जस्ट बिफोर मॉनसून देखने को मिलता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, स्टार्टिंग इनिशियल जून। तो उस चीज को कैसे आप चेंज करेंगे वो आपको देखना है। मोर ओवर अडेप्शन जो रेट है दैट इज स्टिल वेरी लो। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट, तब आप इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट और बूस्ट कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोल्डोवा। मोल्डोवा से रिलेटेड एक ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन गंगा। 2022 जब यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, एट दैट टाइम a lot of Indians were stuck in Ukraine. So Romania, Moldova, these were the countries, and Poland, those who helped us to evacuate our personals. मतलब हमें अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए इन तीन कंट्रीज ने हेल्प किया। तो अभी इन्होंने अपनी लाइक एम्बेसी हम इनके यहाँ पर खोलने की कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर ये खोलने की कर रहे हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स को ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में जो बच्चे जाते थे पढ़ने वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो वी आर इंप्रूविंग आवर टाई एंड द टाइज आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वी डू केयर अबाउट ईच अदर, वी बोथ प्रमोट पीस, हार्मनी, वी बोथ प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हो कि अभी हम दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। नाउ इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप ये एरिया देख पा रहे हैं तो एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ आपका रोमेनिया, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है आपका ये मोल्डोवा। अब इसमें दनिस्तर रिवर और प्रूत रिवर जो है, जो मेजर रिवर आपको यहां पर देखने को मिलती है, एंड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल यहां पर देखने को मिलते हैं, चरनोजिम। ये सॉइल बेसिकली ग्रेप्स, फ्रूट और सीरियल्स की प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये दनिस्तर रिवर है जो आपको याद रखनी है, जो ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है आपकी, एंड यहां पर चिसुनुआ, ये इसकी कैपिटल सिटी, ये बाइक रिवर इसके ऊपर लोकेटेड है। ये प्रूत रिवर आपकी यहां से जा रही है। दैट इज रोमेनिया, दैट इज आपका यूक्रेन, और ये आपका एक लैंडलॉक कंट्री है यहां पे।
So these are the things that you have to keep in mind. And before ending this session, let me tell you about the crash course. देखो, if you are preparing for 2025 and you want to revise your syllabus, because देखो आपने पढ़ बहुत कुछ लिया है, बट उसको रिकॉल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस चीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अ प्रीलिम क्रैश कोर्स. यू कैन ज्वाइन इट एंड उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं VSHARMA, दैट इज VSHMA. इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो. तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो. एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना. एंड मोर ओवर डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके. तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो.